इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Good morning everyone. Welcome in Indian Agri-Course channel. In today's class we will discuss some drought related question and some erosion related question. First question is the what is meteorological drought? ड्रोट तीन टाइप की होती हैं, एक है मेट्रोलॉजिकल ड्रोट, दूसरा है एग्रीकल्चरल ड्रोट और तीसरा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट। अब जो मेट्रोलॉजिकल ड्रोट है वो क्या है, 25% डिक्रीज इन दी एवरेज रेनफॉल। हमारी जितनी भी एवरेज रेनफॉल है उसका 25% अगर कम रेनफॉल आती है किसी भी गिवन एरिया में और किसी भी गिवन टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रोट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ड्रोट। इन केस एग्रीकल्चरल ड्रोट द एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड इन विच लैक ऑफ रेनफॉल रिजल्ट्स इन इनसफिशिएंट मॉइस्चर इन द रूट जोन ऑफ द सोयल। जैसे ही रेनफॉल की कमी होती है तो रूट जोन में जो मॉइस्चर होती है वो क्या है, इनसफिशिएंट हो जाती है, मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और प्लांट कहाँ से वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है, रूट जोन से, वहीं से न्यूट्रिएंट का क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। इन केस न्यूट्रिएंट जैसे ही वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देता है। और रूट जोन में कौन सा वाटर प्रेजेंट होता है, कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है, जो क्या है अपर लिमिट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। बट इन केस हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट में जितने भी सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक कैनाल्स है, रिवर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, लेक्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो जाता है, डीप चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइज़र। जब हम फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक द रेनफॉल उस टाइम पे हुई है या नहीं हुई है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है सोइल के अंदर, क्योंकि देखो मॉइस्चर कंटेंट भी सोइल के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सोइल के अंदर सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के साथ, तो इसलिए मॉइस्चर का होना भी क्या है, ज़रूरी है। जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस टाइम पे हैवी रेनफॉल और हैवी इरिगेशन हम ध्यान रखते हैं कि हैवी रेनफॉल ना हो या हैवी इरिगेशन ना दी हो। जब हम हैवी रेनफॉल हुई है या हैवी इरिगेशन दी है उस टाइम पे अगर हमने फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिए और वो फर्टिलाइज़र क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो अलोंग दी वाटर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे, लीज डाउन हो जाएंगे अलोंग दी वाटर बिलो दी रूट जोन। इसलिए जब भी हम फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, बिटवीन 30 to 80%। लाइकवाइज फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का भी एप्लीकेशन टाइम पे हम क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हम पेस्टिसाइड उस टाइम बिल्कुल नहीं डालेंगे जिस टाइम पे रेनफॉल होगी और मॉइस्चर परसेंट जब 90% होगी तभी हम फर्स्ट पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि जो विंड की स्पीड है वो हमेशा 25 किलोमीटर पर आवर से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर 25 किलोमीटर पर हेक्टेयर से ज़्यादा हो जाती है तो जो स्प्रे की ड्रॉपलेट होती है वो वन फील्ड टू अनदर फील्ड क्या कर जाती है, मूव कर जाती हैं और दूसरे क्रॉप को वो हार्म कर सकती हैं। सोइल में क्या है कि डिफरेंट गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिनमें है ऑक्सीजन है, CO2 है। तो ऑक्सीजन सोइल में किसको रिक्वायरमेंट होती है, रूट को रेस्पिरेशन के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट होता है कि किस रेट से ऑक्सीजन अंदर जा रही है और किस रेट से ऑक्सीजन बाहर आ रही है। अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट ड्रॉप हो जाता है बिलो 20 to 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से, तो जो रूट है वो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, प्लांट की स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही रूट ग्रोथ स्टॉप होगी तो रूट के जितने भी फंक्शन होते हैं
लाइक वाटर अब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रेंट का अपटेक है, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड रखने का जो काम है, तो वो सब क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सोइल की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें है केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी जो 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं वो हैं एसिडिटी एंड अल्केनिटी। वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी हैं। अब जो एसिडिक कंडीशन है और एसिडिक टाइप सोइल है वो मेनली ह्यूमिड एरिया में मिलती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि जितने भी बेस फॉर्मिंग एक्सचेंजेबल कैटाइंस होते हैं, बेस कैटाइंस होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, अलोंग दी वाटर बिलो दी रूट जोन लीज डाउन हो जाते हैं। और कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एसिडिक कंडीशन। अगर हमें कहीं पे भी एसिडिक सोइल टाइप मिलती है तो हमसे कोई भी पूछता है कि उसमें कौन सी क्रॉप हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम राइस ग्रो कर सकते हैं, पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि पोटैटो की तो जो स्कैब डिजीज़ है वो भी क्या हो जाती है, एसिडिक कंडीशन में कंट्रोल हो जाती है। जैसे ही हम राइस के अंदर वाटर की स्टेग्नेशन करते हैं तो वैसे ही बेस सारे लेस डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे भी एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब है अल्केनिटी। अल्केनिटी कंडीशन में देखो, जैसे एसिडिटी है, एसिडिटी में जो पीएच है वो बिलो 7 होता है, और अल्केनाइन कंडीशन में ये साल्ट अफेक्टेड होती है और इसमें जो पीएच है वो अबव 7 होता है। अभी जो एक्सचेंजेबल बेस है वो कौन कौन से, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, पोटास 2 पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे, जितने भी अगर बेस प्रेजेंट हैं तो कैसी कंडीशन रहेगी, अल्केलाइन टाइप कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर ये सारे के सारे लेस डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये एक अच्छी बॉन्डिंग का काम करते हैं बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स, ये एग्रीगेट फॉर्मेशन का काम करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अंडर दी एसिडिक सॉइल कंडीशन कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं सॉइल के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं। मेनली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं, उनमें से है आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। लेकिन ये क्या है कि अगर इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, हाई अमाउंट में अगर ये अकोमुलेट होते हैं तो क्रॉप के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेलाइन सॉइल। जो सेलाइन टाइप सॉइल है उसमें सोल्यूबल फॉर्म में सोडियम प्रेजेंट होता है। ये मेनली कंडीशन जो प्रॉब्लम है ये कहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो सैंडी टाइप सॉइल होती है वहाँ पे बाय द कैपिलरी मूवमेंट, जैसे ही एवोपरेशन डीपर लेयर से कहाँ पे आता है, अपर सरफेस में, तो उसमें साल्ट प्रेजेंट होता है और वो साल्ट एक लेयर बना लेता है सरफेस पे, और वो कैसे कलर का दिखाई देता है, वाइट कलर का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाइट अल्कली सॉइल और सोलन चाक सॉइल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेलाइन टाइप सॉइल को अगर हमें क्रॉप में अगर हमें कोई भी क्रॉप लगानी है तो हम वो कौन सी क्रॉप लगाएंगे जो सैलिनिटी को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, और उसमें है बार्ले एंड मस्टर्ड। अगर हमने इसका मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 12 to 24 आवर के लिए वाटर की स्टेग्नेशन करेंगे। उससे क्या होगा, जितना भी सोल्यूबल साल्ट है वो अलोंग दी गुड क्वालिटी वाटर बिलो दी रूट जोन वो क्या हो जाता है, परकोलेट हो जाता है और लीक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल में क्या होता है कि जो साल्ट प्रेजेंट होता है वो एक्सचेंजेबल साइट पे प्रेजेंट होता है, वो सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सचेंजेबल साइट पे। और एक्सचेंजेबल साइट पे जैसे ही वो प्रेजेंट होता है तो वो किसका काम कर देता है, सोडिक सॉइल में जितने भी साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल के एग्रीगेट्स को ब्रेक कर देते हैं और कैसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, कॉम्पैक्शन क्रिएट कर देते हैं। और वो सॉइल कैसी दिखाई देती है, ब्लैक अल्कली सॉइल दिखाई देती है। अगर हमें सोडिक सॉइल का मैनेजमेंट करना है तो हम इसमें क्या अप्लाई करते हैं, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करेगा, इन जितने भी सॉइल के सेपरेटेड पार्टिकल हैं उनको क्या कर देगा, बाइंड कर देगा।
तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको पहले जिप्सम डालेंगे। जिप्सम एक साइड सोडियम की जो जगह है वहाँ पे मूव कर जाएगा, और वहाँ पे मूव करते ही ये क्या करेगा, जो जितना भी साल्ट है वो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉइल सॉल्यूशन से के बाद फिर हम क्या कर देंगे, वाटर की स्टेग्नेशन और वाटर बिलो दी रूट जोन क्या हो जाएगा, लेस डाउन हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो सोडियम के अंदर साल्ट प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है, एक्सचेंजेबल साइट पे होता है। तो एक्सचेंजेबल साइट से उसको रिमूव अगर हम करेंगे तो वो उसकी जगह कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, और ऐसे ही सोडियम क्या किस में आ जाएगा, सॉइल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्टेशन। साल्टेशन क्या है, साल्टेशन एक इरोजन की प्रोसेस है, और ये फर्स्ट प्रोसेस है, और इसके अंदर जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे अलोंग दी सॉइल सरफेस, और पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 0.5 mm इन डायमीटर, तभी वो क्या करेंगे, अलोंग दी सॉइल सरफेस मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉइल पार्टिकल का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 0.1 mm इन डायमीटर, और जो मूवमेंट होता है वो वो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो एयर में क्या करती है, फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल मल्चिंग। वर्टिकल मल्चिंग वैसे तो हम नॉर्मली मल्चिंग करते रहते हैं, स्ट्रा मल्चिंग कर दिया, तो ये मल्चिंग हम किस लिए करते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए, दूसरा वीड की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, एवापोरेशन को कम करने के लिए, और थर्ड वन क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट को एनहांस करने के लिए। और जो इनफिल्ट्रेशन रेट को एनहांस करने के लिए हम स्ट्रा यूज करते हैं वो किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, एज ए वर्टिकल मल्चिंग। वर्टिकल मल्चिंग में क्या है कि ये मेनली क्ले टाइप सॉइल में फॉलो किया जाता है। वहाँ पे हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि क्ले टाइप सॉइल का जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सॉइल। तो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करने के लिए ट्रेंचेज बना दिए जाते हैं, और ट्रेंचेज में हम स्ट्रा फिल कर देंगे, और उस स्ट्रा से इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। बेनिफिशियल एलिमेंट्स को हम फंक्शनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और ये एलिमेंट्स इनको बेनिफिशियल एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में अहम रोल प्ले करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड वेनेडियम। और जितने भी ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये इसकी मतलब जो टर्म है बेनिफिशियल एलिमेंट, ये किसने दी थी, निकोलस ने। है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रूट की ग्रोथ करवाना, और इसके अदर फंक्शन भी हैं, वो क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि हमने जो प्लांट उस न्यूट्रिएंट का ज़्यादा अपटेक करता है, तो उसमें क्या है, अगर डेफिशिएंसी है सोइल में तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम जल्दी अपीयर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने मेन क्रॉप लगाई है उसके साथ साथ हम इंडिकेटर प्लांट क्या कर देंगे, शो कर देंगे, कल्टिवेट कर देंगे। अब जैसे ही हमने इंडिकेटर प्लांट लगाया है, जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हमने चेक करना है, तो उसके लिए हम कौन सा प्लांट चूज करेंगे, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। फॉस्फोरस के लिए रेपसीड एंड पोटैटो किसके लिए यूज़ करेंगे, हम पोटास की डेफिशिएंसी सिम्टम को देखने के लिए। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट क्या है, ये पार्ट है फॉस्फोरस का, मतलब सोर्स है फॉस्फोरस का। और फॉस्फोरस 3 टाइप में मिलता है, वाटर सोल्यूबल है, एसिडिक सोल्यूबल है, सिट्रेट सोल्यूबल है, या फिर दोनों में किसी में भी सोल्यूबल नहीं है, ना वाटर में ना ही सिट्रिक एसिड में। तो जो रॉक फॉस्फेट है वो उसी टाइप का फर्टिलाइज़र है जो ना ही वाटर सोल्यूबल है और ना ही सिट्रिक एसिड सोल्यूबल है। तो इस जो रॉक फॉस्फेट है वो उसको हम मेनली किस टाइप की सॉइल में अप्लाई करते हैं, हम उसको एसिडिक टाइप सॉइल में अप्लाई करते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एडहेसन एंड कोहेसन। एडहेसन एंड कोहेसन ये
बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन सिमिलर पार्टिकल एंड बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल। अगर सिमिलर पार्टिकल में है लाइक दी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं कोहेशन। अगर डिफरेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं एडहेशन। तो ऐसे ये क्या होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन रहता है। ओके, थैंक you very much for watching my video. If anyone feeling any difficulty and face any difficulty in understanding of these question, go to send box and give me a comment. आपको कैसी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है या फिर मुझे कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके एक बार बताइए। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका सॉल्यूशन बताओ, तो मैं उसका अलग से एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको